Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua and today with me you are going to cover a poem Canonization by great metaphysical poet John Donne. We will understand the meaning of each line and theme of the whole poetry. Please grab a pen and paper and watch the whole video carefully. Take down all the notes and please do not forget to share and subscribe the channel. Let us continue. The canonization. इस वर्ड का मीनिंग हम समझेंगे पोइट्री करते हुए. अभी पोइट्री का बैकग्राउंड देखते हैं. 1633 में पब्लिश हुई थी इन जॉन डन्स कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट. इट इज अ 5 स्टैंजा पोम दैट इज सेपरेटेड इनटू 9 लाइन्स रिटन बाय ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन. जॉन डन जो कि प्री एमिनेंट मेटाफिजिकल पोएट माने जाते हैं. डन इज ऑफन कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट लव पोएट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड ही इज ऑल्सो noted for his religious verses and his sermons, which rank him among the best writer of 17th century. पोएट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. द कैनोनाइजेशन. द स्पीकर ऑफ द पोम सीम्स टू बी अ मैन हु हैज गॉट अ यंग बिलवड. तो ऐसा लगता है हमें कि एक लवर है, उसकी फीमेल लवर है और उनको कोई ना कोई आकर डिस्टर्ब कर रहा है. ही इज बीइंग डिस्टर्ब बाय समबडी who comes to a place where he is making love with his beloved, and this intruder, जो भी पर्सन आया है उनको इंट्रूड करने के लिए, this intruder seems to have told him not to do like this. कहीं ना कहीं उनकी लव लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है वो इंट्रूडर. एंड द लवर एनर्जेटिकली रिप्लाईज टू द इंट्रूडर. उस इंट्रूडर को किस तरीके से रिप्लाई दिया जाता है उसी बारे में ये पूरी पोइट्री है. तो स्टेंजा 1 की शुरुआत होती है इन लाइन्स के साथ. फॉर गॉड सेक hold your tongue and let me love. In the first line of the canonization, the speaker begins by telling an unknown, unnamed listener to be quiet. अपनी जुबान पर लगाम रखिए. He says, don't intrude in my love life. If you want to comment upon something, I've got many other follies. The speaker asked the intruder, मेरे पास और भी बहुत सारी कमियां हैं, तुम उन पर कमेंट कर सकते हो, उनको क्रिटिसाइज कर सकते हो. यू मे कमेंट अपॉन माई palsy, my gout. Palsy is paralysis and gout is some painful swelling in the body. And my grey hair, my ruined fortune. मेरे पास और बहुत सारी कमियां हैं जो कि काम आ सकती है तुम्हारे बुराई करने के, लेकिन do not intrude in my love life. Then he changes course and tells this person to focus instead on making money. Why don't you focus on something else that gives you money? Taking a class, studying the arts, or observing folks like lawyers, bishops, or the king's face. किसी भी तरीके से कुछ भी और काम करो, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो. हिज ऑनर और ग्रेस ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं किंग को रिप्रेजेंट करवाने के लिए, लॉयर्स को रिप्रेजेंट करवाने के लिए. कंटेम्पलेट व्हाट यू विल, अप्रूव सो यू विल लेट मी लव. कुछ ऐसी चीज सोचिए जो कि तुम्हारे काम की हो, जिससे कि मैं अपनी लव लाइफ में इन्वॉल्व रहूं, बिजी रहूं. तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो. डू वट एवर यू वॉन्ट, जस्ट लीव मी अलोन. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ. अगले स्टेंजा की शुरुआत होती है इन 2 वर्ड्स के साथ, अलास अलास. और स्पीकर हमारा बहुत ज्यादा हाइपरबॉलिक हो जाता है और अपने बारे में पूछता है कि मैंने ऐसा क्या किया है जिससे कि दुनिया हमारे प्यार में इतना इंटरफेयर कर रही है. अलास अलास, who is injured by my love. In these lines, the speaker is asking, who has been injured by my love? My tears are not the cause of drowning of any ship or any kind of flood in this world. My cold has not delayed any spring season. My heat has not caused the plague in this world. Why people are just after me? He urges the speaker to go and question those who fight. तो ऐसे लोगों को जाकर डांटिए जो कि फाइट करते हैं, जो कि लड़ते हैं. सोल्जर, लॉयर्स, ये लोग बहुत लड़ते हैं. हम लोग सिर्फ प्यार करते हैं, हमारे पीछे क्यों पड़े हैं आप लोग. ही अर्जेस द स्पीकर टू गो एंड क्वेश्चन दोज हु फाइट लाइक सोल्जर्स, द लॉयर्स हु फाइट फॉर controversial reasons. Without any logic they fight, and he asked the speaker to go to these men who quarrel. She and I only love and spread love. This is what he is saying in the last line. Though she and I do love. तब भी आप हमारे पीछे पड़े, जो लड़ते हैं उनको कुछ नहीं कहते हैं जाकर. नेक्स्ट ही सेज कि हमें जिस नाम से दुनिया बुलाना चाहे बुला ले, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे. Call us what you will, we are made such by love. जैसे हम हैं वैसे हम अपने प्यार की वजह से हैं, और प्यार में तो कोई बुराई नहीं है. In this tense, the speaker says that call us by any name
What we are because of love. Call me and her a fly. चाहे आप हमें फ्लाई बुलाइए, डज नॉट मैटर. वी आर टेपर्स. टेपर्स की बात करते हैं. टेपर्स का मतलब कैंडल्स. हम खुद को जलाने की हिम्मत रखते हैं. दिस इज वॉट ही इज ट्राइंग टू से टू दैट इंट्रूडर. कैंडल्स बर्न देमसेल्व्स आउट बाय देयर वेरी नेचर ना. सो ही सेज यू कैन कॉल अस द लव बर्ड्स, ईगल एंड डव एज वेल. जैसे हम इंडिया में भी से तोता मैना की जोड़ी, उस तरीके से ईगल और डव की जोड़ी बताई जा रही है. तो पावरफुल ईगल जो कि मेस्कुलिनिटी के साथ अटैच्ड है, एंड पीसफुल डव जो कि फेमिनिनिटी के साथ अटैच मानी जाती है. नेक्स्ट ही टॉक्स अबाउट सम फिनिक्स रीडल. फिनिक्स रीडल की वो बात करते हैं. उसके बाद as per the Greek mythology, he compares the love to phoenix riddle. Whenever phoenix dies, as per the mythology, whether from old age or something like a killing curse, they will always be born from the remaining ashes. Technically, phoenix are called to be immortal. And the speaker says, उनका love phoenix riddle के जैसा है. Their love is immortal. We die and rise the same and prove mysterious by this love. चाहे हम अजीब लगते हैं, mysterious लगते हैं, but we are like this because of love. अब देखिए स्टैंजा 4 की फर्स्ट लाइन को. We can die by it if not live by love. अगर हम प्यार में जी नहीं सकते तो मर जाएंगे. ये दुनिया हमें जीने नहीं देगी तो हम मरने की हिम्मत रखते हैं. एंड देन ही सेज कि मरने के बाद शायद हम लोग बहुत ज्यादा फिट नहीं होंगे बड़ी बड़ी चीजों के लिए, जैसे कि टूम्स. जी हाँ, वो बात करते हैं टूम्स की और हेस की. Tombs, everybody knows, मकबरा या समाधि, a large place usually built of stone under the ground where the body of an important person is buried. And then he talks about hearse. Hearse is a large vehicle used for carrying a dead person to his or her funeral, generally an important person. तो he says कि tombs और hearse, इसमें हमें जगह नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं. हमें epic में, chronicles में भी जगह नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं. We will find a place in 14 लाइन्स सोनेट. हम छोटे से किसी सोनेट में अपनी जगह ढूंढ लेंगे. एंड देन ही सेज कि शायद हम वेल रॉट अर्न्स के लायक भी नहीं हैं. दे डू नॉट फिट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रेट वंस हु एंड अप इन वेल रॉट अर्न्स एंड हाफ एकर टूम्स. तो हमें बड़े बड़े टूम्स में, अर्न्स में जगह नहीं मिलेगी शायद. अर्न्स जिसमें कि एशेज को कैरी किया जाता है बॉडी की. एंड देन ही सेज कि द कपल विल बिकम सो पॉपुलर इन स्मॉल हिम्स. हम अपनी जगह छोटे छोटे हिम्स में ढूंढ लेंगे. दे विल बी कैनोनाइज्ड और मेड सेंट्स इनटू लव. तो यहाँ पर आता है हमारा टाइटुलर वर्ड कैनोनाइज्ड. कैनोनाइज्ड होने का मतलब है कि किसी तरीके से ऑफिशियली डिक्लेरेशन मिल जाना किसी पर्सन को कि ही और शी इज डेड. इट मीन्स ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ अ पर्सन टू बी अ सेंट, और हिंदी में हम कह सकते हैं किसी को संत की उपाधि से विभूषित करना इज कॉल्ड कैनोनाइजेशन. तो हमारे पोएट जी यहाँ पर, हमारे स्पीकर जी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि शायद उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं बनी हैं, ये प्यार ही है जो उनको कैनोनाइज कर देगा. स्टेंजा 5 हमें याद दिलाता है कुछ बड़े बड़े लव कपल्स की, जैसे कि हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट. उन सभी कपल्स के बारे में सोचिए कि उनको उस वक्त सोसाइटी ने लाइक नहीं किया था, लेकिन उसके बाद हम उनको अपने लिटरेचर में, हम अपने सिनेमा में इतना ज्यादा यूज करते हैं कि कहीं ना कहीं हम उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं. तो हमारे जो स्पीकर हैं वो अपने बारे में भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं. ऑल्दो डायरेक्टली नहीं कहते हैं, हीर रांझा रोमियो जूलियट का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि फ्यूचर में कुछ लोग हमें इन्वोक करेंगे और कहेंगे, यू whom reverend love made one another's hermitage, you to whom love was peace and that now is a rage, whom did the whole world soul contract and drove into the glass of your eyes. तो इन लाइंस में स्पीकर जी बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि लोग फ्यूचर में उनके प्यार की पूजा करेंगे. इन दीज लाइंस ही सेज कि फ्यूचर में उनके बारे में लोग कहेंगे कि ये लोग जिन्होंने लव को, प्यार को इतनी रिस्पेक्ट दी, एक दूसरे को ही अपना हर्मिटेज, अपना पिलग्रिमेज माना. आपके लिए लव बिल्कुल सेक्रेड था, पीस प्रोवाइड करता था, और वही लव अब रेज है, लोगों को एंगर प्रोवाइड करता है. ऐसा कैसे हो सकता है? वंस अपॉन अ टाइम लव वाज पीस फॉर दिस कपल, बट नाउ इट इज अ सोर्स ऑफ एंगर ऑफ पीपल. एंड देन द पीपल विल से, हु डिड द होल वर्ल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्रोव इनटू द ग्लास ऑफ योर आईज, दैट दे डिड all to you epitomize.
The future people will again invoke these people and say, you have contracted the whole world, and now the lovers of the whole world want to see from your eyes, your angle. Everyone epitomizes you. Countries, towns, courts beg from above a pattern of your love. जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी टाउन्स हैं, जितने भी कोर्ट्स हैं, ऊपर वाले से यही मांगते हैं कि तुम्हारे पैटर्न जैसा लव हो सबके पास. बेसिकली इन लाइंस में पोएट जी, हमारे स्पीकर जी यही कह रहे हैं कि उनका जो प्यार है ना, वो अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही है दुनिया, बट सून द होल वर्ल्ड, कंट्रीज, टाउन्स, कोर्ट्स विल बेग फ्रॉम द गॉड दैट दे वांट टू हैव देयर पैटर्न ऑफ लव. जैसा पैटर्न ऑफ लव हमारा था, उसी तरीके से सभी लोग प्यार मांगेंगे भगवान से. Let us understand the theme of this poem. In the canonization, Donne sets up a 5-stanza argument to demonstrate the purity and power of love. The first and last line of each stanza ends with the word love. You can go back to the video and check. By the end of the poem, the readers determine that canonization refers to the way that the poet's love will enter the canon of true love, becoming the pattern by which others judge their own love. Donne sets out the perfection of divine love as the only realistic model for others. As a conclusion, we can say love has been glorified and given a supreme place amongst all other values in this poetry. I hope you understood the poem. Please provide your feedback in comment. Wish all of you a great health. Keep learning, keep practicing, and best of luck for your exams.